नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे मन लगाकर। आज की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए सिलेबस का जो एसएससी में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आपके टीयर 2 पे स्टैटिक्स के नाम पर इंट्रोड्यूस हुआ है। जनरली ये पहले रेलवे के एग्ज़ाम में, अभी फ़िलहाल जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ या इसके पहले अभी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए, उसमें स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन ज़रूर रहता था। लेकिन अब ये एसएससी में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आज की एक वीडियो में आप पूरे स्टैटिक्स के पार्ट को कवर कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही परेशान नहीं होना है, बस पूरी वीडियो को अच्छे से आराम से कंसंट्रेशन के साथ लगाइए। कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जिसमें कुछ आसान क्वेश्चन भी होंगे, कुछ अच्छे मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे जो आपके टीयर 2 को भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार हमें डिस्कस क्या क्या करना है अपने स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स तो बहुत बड़ी है, पर उसमें हमें क्या पढ़ना है वो लिमिटेड है। क्या क्या है देखिए, हमें पढ़ना है माध्य मतलब मीन, जिसे जनरली आप एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एवरेज क्या होता है, जैसे कुछ एलिमेंट्स लिए जाएं, मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स लिए 2, 3, 4, तो इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है? जैसे आप एवरेज निकालते हैं वैसे ही इसका माध्य यानी मीन निकाला जाता है। कुछ नहीं करना है, जितने भी एलिमेंट है सबको ऐड करिए और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना हुआ 9 बाई 3, तो आंसर कितना हो गया 3। तो ये जो डेटा हम लोगों ने लिया था उसका मीन कितना बन गया 3। ये तो बहुत ही आसान है, ये आपने लगाया भी है एवरेज के नाम से, तो ये आपके लिए नया तो नहीं है। चलिए अभी हम एक एग्जाम्पल लेके सब कुछ निकालेंगे भी, पर पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। मीडियन क्या है, मध्यिका क्या है? देखिए, मीडियन जो भी डेटाज हमको दिए हैं हम उन्हें सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में उनको व्यवस्थित करेंगे। फिर उसमें जो भी बीचों बीच टर्म आएगा वही हमारी मध्यिका होगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे 2, 3, 7, 6, 1, 4 और 5। अब इसे सबसे पहले आप बढ़ते या घटते दोनों में से किसी भी एक क्रम में अरेंज कर लीजिए। हम लोगों को बढ़ते क्रम ठीक लगता है तो बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटी नंबर, फिर उससे बड़ी नंबर, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग इन्हें लिखेंगे। अच्छा, ये लिखने के बाद क्या करना है? सर नंबर जो बिल्कुल बीचों बीच है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि अगर नंबर ऑफ टर्म यानी ये जितने भी पद हैं अगर ये विषम हैं, ऑड हैं, तो बड़े आसानी से मिड टर्म आ जाएगा। आपको करना क्या होगा, जितने भी टर्म हैं, जैसे यहाँ पे कितने टर्म हैं, 7 टर्म हैं, तो 7 टर्म में +1 करके हाफ कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारा 4th टर्म। तो जो भी 4th टर्म होगा वही हमारा मीडियन या मध्यिका होगी। तो यहाँ पे अब आप इधर से 4 गिने या इधर से 4 गिने, तो इधर से देखिए तो 1, 2, 3, 4, नंबर भी 4 है और पद भी 4 है, तो यहाँ पे इसका मध्यिका क्या बना, 4 बना। बात समझ आई? सबसे पहले क्या करना है, उन्हें बढ़ते क्रम में हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद जितने भी टर्म हैं अगर वो विषम हैं तो उनमें +1 करके उनका हाफ किया, तो जो भी मिड टर्म आया उस पे जो भी संख्या लिखी होगी वो हमारी मध्यिका होगी। बात समझ आ गई? लेकिन अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इवन वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखी है 4, 8, 12, 20, 6, तो हम सबसे पहले इसे क्या करें, बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 4, 6, 8, 12, 20, कितने टर्म है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में एक जोड़ेंगे 6 का हाफ करेंगे 3, यानी जो भी तीसरा टर्म होगा, तो 1, 2, 3, तीसरा टर्म कौन आया 8, यानी इस डेटा की मध्यिका क्या हुई 8। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये इवन टर्म होते, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर और इंट्रोड्यूस कर दूँ 24, अगर एक और नंबर होती 24, तो हमें एक टर्म और बढ़ाना पड़ता 24।
तो अब यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच कोई एक टर्म नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो सर 6 टर्म है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 3.5 आ रहा है, 3.5 कोई टर्म होता नहीं है। तो फिर आपको क्या मिलेंगे, 2 टर्म बीच में मिलेंगे। कौन से? जैसे यहाँ पर आपका 6 टर्म मिल रहा है, तो 6 टर्म में इसमें तीसरा और चौथा 2 आपके मिड टर्म बन रहे हैं, या वही जो 3.5 आपने पाया था ना, तो उसके जस्ट पहले वाली पूर्णांक संख्या और एक जस्ट उसके बाद वाली पूर्णांक संख्या। तो तीसरा और चौथा टर्म हमारा जो भी होगा उसका हम एवरेज लेंगे, औसत। तो यहाँ पे 8 और 12 का औसत कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मध्यिका क्या बन जाएगी, 10। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑड टर्म है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल बीचों बीच जो टर्म है वही हमारी मध्यिका होती है। लेकिन अगर इवन टर्म है तो उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है, बीच में एक की जगह 2 टर्म आएंगे और उन दोनों टर्म का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। बात समझ आ गई आप सबको? तो ये हुआ हमारा मीडियन यानी मध्यिका। मध्यिका के बाद क्या है, मध्यिका के बाद आता है बहुलक। आप लोग के सिलेबस में अगला पार्ट आता है मॉड, ठीक है। तो ये जो मॉड है ये क्या होता है, ये बहुत ही आसान है। मॉड में आपको केवल एक चीज़ देखना है कि कौन से नंबर सबसे ज़्यादा बार आई। कहने का मतलब उसका जो प्रेजेंस है वो बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा बार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डेटा लेते हैं हम लोग, 1 1 2 2 2, ये अलग अलग टर्म हैं, 3 3 3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेट ऑफ डेटा लिया। अब इस आंकड़े में हमको पता करना है कि मॉड यानी बहुलक क्या है। तो आप देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक और 3 बढ़ा लेते हैं अभी। तो 1 कितनी बार आया, 2 बार आया सर। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया सर। 3 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 3। तो इसलिए हमारे इस डेटा का मॉड क्या हो जाएगा, 3। बात समझ आ गई? कुछ नहीं, आई स्पेन करना है, देखना है बस कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। और अगर मान लीजिए 3 भी यहाँ पे 3 ही होते, फॉर एग्जाम्पल ये केस होता, तो फिर यहाँ पे 1 नहीं 2 मॉड आते। आप कहते सर इस आंकड़े के 2 मॉड है, कौन कौन से, 2 और 3। तो ये ध्यान रखिएगा, एक डेटा के 1 से ज़्यादा मॉड हो सकते हैं अगर उनका जो प्रेजेंस है बराबर बराबर है। जैसे यहाँ 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो ये दोनों ही इसके मॉड यानी बहुलक कहलाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मॉड ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 10 12। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर एक संख्या 1 बार आई है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, नो मॉड, कोई भी बहुलक नहीं है, यहाँ कोई मॉड नहीं है। तो ये मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 चीज़ें आप लोगों की कवर हुई। अच्छा, ये तीनों में एक रिलेशन होता है, उसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्या होता है रिलेशन, ध्यान रखिएगा, मॉड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है मीन मीडियन मॉड पे तो इसी फॉर्मूले पे पूछा जाता है, यानी बहुलक बराबर, बहुलक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका -2 गुणे माध्य। माध्य मतलब वही औसत या एवरेज जो आप कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन, या बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका -2 गुणे माध्य। इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको जो दिया हुआ है रेंज, तो यहाँ पे जो रेंज है अगर आप देखें तो रेंज का मतलब क्या हुआ, बहुत ही आसान। रेंज का मतलब ये हुआ कि जितने भी डेटा आपको दिए गए हैं उनमें जो सबसे बड़ा डेटा है और जो सबसे छोटा डेटा है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही उसका रेंज होता है। यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। जैसे मान लीजिए एक डेटा लिया गया 2 3 5 10 90। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रेंज या परिसर क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हुई 90, सबसे छोटी संख्या हुई 2, इनके बीच का अंतर हुआ 88। तो आप कहेंगे सर इसका रेंज हुआ 88 या 88। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें बहुत ही आसान हैं और जनरली
पूरी स्टैटिक्स ही आपकी आसान है, पर अगर आप एक बार इन्हें देख लोगे तो ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इनमें जाने से पहले हमें पहले वेरिएंस देखना चाहिए, क्योंकि वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। क्या होता है वेरिएंस? वेरिएंस यानी विचरण। उसके भी पहले एक देखते हैं डेविएशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ डेटा लिया 2, 3, 5, 10, 12, ठीक है, ठीक है, ये डेटा हमारा है। अब इस डेटा में एक डेटा और ऐड कर लेते हैं, 8 को भी ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे इन सबका पहले मीन निकालेंगे। इन सबका मीन क्या है? तो अगर आप देखें तो इन सबका मीन क्या बनेगा, सबको ऐड करेंगे तो ये 5, 3, 8, 2, 10, 10, 20 और 20, 40, 40 बन गया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट से आप भाग करते हैं तभी तो मीन बनता है। कितने एलिमेंट हैं? 6। तो इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या बन जाएगा? 20/3। नंबर फ्रैक्शन में आ रही है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, 20/3 आ रहा है। ठीक, अब यहां पे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डेविएशन की। तो डेविएशन का मतलब ये हुआ कि वो कितना डेविएट हुआ। कौन? ये जो हमारे टर्म हैं। किससे? हमारे माध्य से। बात समझ आ रही है? जैसे हमारा माध्य आया 20/3, 20/3, तो ये 20/3 से 2 कितना अलग है, 3 कितना अलग है, 5 कितना अलग है, ऐसे सभी को निकालेंगे और फिर जो वो डिफरेंस आएगा उनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, देख लीजिए, थोड़ा डेटा आसान कर लेते हैं जिससे आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन इतना ही डेटा लेते हैं तो इनका टोटल कितना बनता है? 20 बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीडियन आपके लिए आसान हो जाएगी, सॉरी मीन जो है माध्य है वो आसान हो गया, 5 हो गया। अब देखिए अंतर कितना है, 2 में 5 का अंतर 3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 में 5 का डिफरेंस कितना है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 में 5 का डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 10 में 5 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इन सब का टोटल करना है। पहले क्या करना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद हर एक एलिमेंट से उसका डेविएशन चेक करना है। डेविएशन लाने के बाद उसका स्क्वायर करना है। यानी अगर एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में मैं लिखूं तो ये सारे एलिमेंट हमारे x हैं, तो इसमें माइनस होगा इनका मीन यानी x बार, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे और फिर उनका समीशन करेंगे, ये स्टेप। और उसके बाद जब ये आ जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट से आप भाग कर देंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएंस मिल जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला भी है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर समझ लें तो बहुत आसान है। क्या कि पहले मीन निकालना है, फिर इनके बीच का सबका डिफरेंस और उसी डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है। तो जब स्क्वायर करते हैं तो ये मिल रहा है, तो इन सबको ऐड करिए। इन सबको ऐड करेंगे तो 13, 25, 38 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट से भाग भी करना है, तो कितने एलिमेंट हैं? 4, इनसे आप भाग कर दीजिए। तो ये क्या आ गया? यही आपका वेरिएंस यानी विचरण है। तो आपका जो विचरण यानी वेरिएंस था वो आपका निकल के आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन क्या होगा? वो इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का वर्गमूल यानी अंडर रूट होता है। तो अगर आपको वेरिएंस मिल गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है तो वेरिएंस मिल जाएगा। जनरली आप लोग के एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड ना पूछकर वो डायरेक्ट ये वैल्यू देकर के कभी ये पूछते हैं, कभी ये वैल्यू देकर के ये पूछते हैं। ठीक है, पर फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि आंकड़ों से ये कैसे निकल के आते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पहले वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। वेरिएंस कैसे निकलेगा? जो भी आंकड़े हैं पहले उसका हम माध्य यानी मीन निकालेंगे और फिर सबसे उसका डिफरेंस निकालते हुए स्क्वायर करते जाएंगे। ये मत भूलिएगा, स्क्वायर भी करना है। फिर उन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनसे हम भाग करेंगे। ठीक है, फिर जो वेरिएंस मिलेगा, अब वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसी का अंडर रूट कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। तो क्या ये आप लोग को समझ आ गया? ठीक है,
अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अभी तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे इन सबको इकट्ठे एक ही डेटा में निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है। ये कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और दूसरा मीन क्या है, माध्य क्या है। यानी ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से कंपेयर किया जाता है और परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी मानक विचलन है उसका माध्य यानी औसत जो भी है उससे भाग करके गुणे 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कई बार पूछा जा सकता है जब आपको ये दोनों वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और उसके थ्रू इन सभी को देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक, चलिए तो ये रहा हम लोगों का एग्जाम्पल। इसमें डेटा क्या क्या है, ये आपके सामने डेटा है 10 10 9 11 10 10 11 9 10। हम लोग पहले एक एक करके इन सभी को कैलकुलेट करते हैं। तो इनका कैलकुलेशन पहले हम मीन करते हैं, मीन यानी औसत, माध्य। तो माध्य के लिए पहले इनको जोड़ेंगे, तो ये 10 10 20 और ये 20 40 40 10 50 10 60 60 20 80 और 10 90 90 हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन गया 10, यानी इसका मीन माध्य 10 आ गया। समझ आ गया, सबको जोड़ दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट से भाग कर लिया। अब क्या निकालते हैं, मध्यिका। मध्यिका के लिए पहले हम इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो सबसे छोटी नंबर 9 है। अच्छा 9 एक नहीं 2 बार है। फिर 10 आता है, 10 कितनी बार है, ये आपका 5 बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया 10। अब 11 है, 11 कितनी बार है, 1 और 2 बार है। ये हमने अरेंज कर लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट अभी हमने देखे थे 9 थे, तो यहाँ पे कौन सा टर्म ऑड है, तो बस +1 करके हाफ करिए। 10 में 2 का भाग 5, यानी 5वां टर्म हमारा मध्यिका है। तो 1 2 3 4 5, 5वें टर्म में कौन आ रहा है 10, तो यानी इसका मध्यिका कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हमने ये लिख ही रखा है कि 10 5 बार आया है तो ये इसका बहुलक भी हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप देख सकते हैं इस डेटा का मीन, मीडियन, मॉड तीनों ही 10 10 10 आया है। ठीक है, और इसका जो रिलेशन था उसमें भी इसको हम चेक करें क्या ये सही है। तो क्या था रिलेशन, मॉड 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे मीन यानी माध्य। अब इसको देखो 30 में 20 घटा के वाकई 10 आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा क्रॉस चेक भी हो गया कि हमने सही किया या नहीं। चलिए अब आते हैं अगला, रेंज क्या है सर यहाँ पे, तो सर सबसे छोटी नंबर 9 है, सबसे छोटी नंबर 11 है, तो इसके बीच का रेंज हो गया 2। ठीक है, तो 2 आ गया। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग पहले डेविएशन देख लेते हैं। अच्छा देखो, डेविएशन जब निकाले रहे तो इसको अलग से क्या लिखना। ठीक, तो डेविएशन हमारा माध्य क्या आया था 10, तो 10 में 10 का अंतर कितना है 0, और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। 10 में 10 का अंतर कितना हुआ 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। 10 में 9 9 है ना अगला टर्म, तो 9 में 1 का अंतर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 11 के साथ भी 1 का अंतर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 10 के साथ 0 हो गया, 10 के साथ 0 हो गया। 11 के साथ 1, 1 का वर्ग भी 1, 9 के साथ 1 का वर्ग 1, 10 के साथ 0 का वर्ग 0। अब इन सबको टोटल करना है, तो आप देख रहे हैं 0 5 बार मिल गए, 1 2 3 4 टोटल मिला हमको, और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा। तो ये बना हमारा वेरिएंस, वेरिएंस यानी विचरण। तो ये हमारा वेरिएंस बन गया 4/9, यानी इसका वेरिएंस कितना हुआ 4/9। अब क्या देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसी का वर्गमूल कर दीजिए। तो जैसे ही इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और 9 का 3 हो गया। पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है, तो ये बन गया 2/3। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है। तो हमने अभी भी देखा था कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से कंपेयर करते हैं और गुणा 100 करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 2/3, मीन कितना आया था 10, 100% के लिए, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 20/3 या 6.66%, ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आप देख सकते हैं एक ही एग्जांपल पे हम लोगों ने लगभग सब कुछ निकाल करके चेक कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए,
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ये आपके उसी रिलेशन पे क्वेश्चन है जो मीन मीडियन मॉड पे होता है। क्या बताया था मैंने कि जो मॉड होता है बहुलक, ये बराबर होता है 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन के। तो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है? डायरेक्ट ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने मीडियन को एक तरफ किया है, तो मीडियन रहेगा तो 3 गुणे मीडियन होना चाहिए और 2 गुणे मीन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारा सी ऑप्शन। देखिए 3 मीडियन ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। ये रिलेशन याद रखिएगा, कई क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है भाई? कह रहा है कि यदि माध्य और मध्यिका हमें 4, 5 दिया है तो बहुलक उसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो बहुलक यानी मॉड बराबर हमने क्या पढ़ा था? 3 गुणे मध्यिका, मध्यिका कितनी है? 5 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य यानी मीन कितना है? 4। 15 में 8 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 7। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया बी ऑप्शन 7। ठीक है, बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार अपने से लगाइएगा भी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही डेटाज दिए गए हैं जिसमें आपको मध्यिका यानी मीडियन दिया है और बहुलक इस बार दिया है, माध्य पूछ रहा है। तो उसी फॉर्मूले में रख देते हैं कि माध्य यानी आपका जो बहुलक है 7 बराबर 3 गुणे मीडियन 5 माइनस 2 गुणे मीन के होगा। अब मीन ही हमको निकालनी है, तो 15, 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा, 2 मीन इधर जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो ये 8 4 बन जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 4। यानी उसी फॉर्मूले पर है कि माध्य, मध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन है, ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए अगला देखिए, अगला डेटा सीधा पूछ रहा है कि इसका मॉड क्या है। तो यहाँ पे देखिए हर नंबर कितनी बार आई, वैसे आई स्पेन करके भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है आपको, फिर भी हम लोग एक क्रम से लिख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया। तो सर अगर 2 को देखें तो हम लोग कितनी बार पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बार मिला सर। 3 कितनी बार मिला सर? 1 2 3 4 5 बार मिला। 4 कितनी बार मिला अगर देखें तो 1 2 ही बार मिला। 5 कितनी बार मिला सर? 1 2 3, इसके पहले नहीं है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 2। तो इसलिए इसका माध्य यानी बहुलक क्या होगा? मॉड यानी बहुलक क्या होगा? 6। है ना आसान क्वेश्चंस? ठीक है, बस आपको पता हो कि ये होता क्या है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य और मध्यिका का अंतर ज्ञात करें, यानी मीन और मीडियन का डिफरेंस। तो दोनों निकालने पड़ेंगे, तो पहले मीन के लिए सबको ऐड करते हैं, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 3 5 4 9 9 10 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 35। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे। सर मीन यानी माध्य हमारा 5 आ गया, मध्यिका क्योंकि एलिमेंट 7 थे तो +1 करके हाफ करेंगे, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। फोर्थ टर्म हमारा होगा तो 1 2 3, फोर्थ टर्म भी 5 ही है, यानी मीडियन भी 5, मीन भी 5, माध्य और मध्यिका दोनों 5 हैं, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा? 0। 5 में 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक टीचर हैं जिन्होंने 5 बच्चों के मार्क्स का ऑब्जर्वेशन किया और क्या पाया कि माध्य और मध्यिका यानी मीन और मीडियन दोनों ही 5 हैं, यानी मीन भी 5 है, मीडियन भी 5 है, और एक मात्र बहुलक। एक मात्र लिखने का मतलब ये है कि वहां पे कोई और संख्या रिपीट नहीं हुई है 8 के बराबर, तो सबसे ज्यादा बार 8 आया है और वही एक मात्र बहुलक है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम मतलब उन 5 में सबसे कम मार्क्स कितना है, ये हमें पता करना है। अब देखिए बच्चे 5 हैं, तो 5 बच्चों के मार्क्स मान लीजिए ऐसे अपन डिनोट कर देते हैं, तो इसमें जो बिल्कुल बीचों बीच है, क्योंकि 5 है तो थर्ड नंबर बीचों बीच आ रहा है, तो ये हमारी मीडियन बन गई और ये 5 है। आपने कहा मीन भी 5 है, यानी इन सबको ऐड करके बाई 5 किया होगा तो 5 आया, यानी इन सबका टोटल हम निकाल सकते हैं, तो इन सबका टोटल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पता चल गया कि इन 5 के टोटल मार्क्स 25 हैं, बीच में जो स्टूडेंट है उसके 5 है। इससे एक बात और पता चलती है, क्या
कि आपको इसके बाद, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो इसके बाद जो 2 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 5 से ज्यादा होने चाहिए, और इसके पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 5 से कम होने चाहिए, क्योंकि हमने अरेंज किया है। अब साथ में बहुलक भी दिया है, बहुलक बोल रहा है 8 है, बहुलक कोई तभी बनेगा जब कम से कम 2 बार आया हो, तो यहां पे 5 से बड़ा 8 है, तो हमारी मजबूरी है इन दोनों को 8 देने की। क्यों? क्योंकि बहुलक है तो 2 बार कम से कम आएगा, और 5 से बड़ा है तो इसके बाद ही आएगा। इसके पहले हम लोग फ्री हैं, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अभी टोटल करके देख लेते हैं कितना हुआ, 16 5 21, और हमें पता है कि टोटल 25 होता है, तो हमारे पास अब टोटल कितना बचा, 4। अब ये 4 मार्क्स हम 2 स्टूडेंट को दे सकते हैं, पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा कैसा हो सकता है। तो सर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं 0 4, आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं 1 3, आप ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 2 भी कर सकते थे, पर ये कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुलक फिर 2 भी हो जाएगा, इसलिए 2 तो नहीं रह पाएगा। तो लेकिन फिर भी 2 आंसर है, 0 4 1 3। तो 0 4 रखते हैं तो मिनिमम 0 आता है, 1 3 रखते हैं तो मिनिमम 1 आता है, यानी एक क्वेश्चन के 2 आंसर, और एक क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं तो क्या हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, पॉसिबल अगर बोलता कि संभावित, तब फिर 0 कर देते हैं, पर उन्होंने एग्जैक्टली पूछा है, तो एग्जैक्टली तो डेटा क्लियर नहीं है, इसलिए इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन कर देंगे। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, डेटा लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 धनात्मक, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कि 6 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य 15 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन्होंने बोल दिया है धनात्मक पूर्णांक। अगर ये शब्द पिछले क्वेश्चन में होता तो आंसर आ जाता, क्योंकि 0 धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, पर उन्होंने वहां ऐसा बोला नहीं था। फिलहाल देखते हैं, तो कह रहे हैं 6 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य 15 है, तो यहाँ से टोटल तो हमें पता चल गया कि यानी 6 नंबरों को जोड़ करके 6 से भाग किया होगा तो 15 आया, यानी टोटल कितना है 90। तो टोटल तो हमें पता चल गया, ठीक है। औसत से जैसे आप टोटल निकालते हैं वैसे ही है। मध्यिका 18 है। अब देखो यहां पे मध्यिका, ध्यान देना, 6 नंबर है, तो यहां पे कोई बीच का टर्म नहीं होगा, 2 टर्म का एवरेज होगा। मान लीजिए यहां पे असाइन यहां भी कर लेते हैं, बी सी डी ई एफ, 6 लोग हैं ना, तो यहां पे ये जो 2 टर्म है, ये 2 टर्म, इनका एवरेज आया होगा 18, क्योंकि मध्यिका हमें दी है 18, तो इनका योग 18 नहीं है, इनका एवरेज 18 है, तो इनका योग कितना हो गया 36। तो ये दोनों मिलके 36 हो गए, ठीक है। अच्छा 36 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव है और इंटीजर है, तो हमें ध्यान रखना है कि इन्हें हम कैसे, अच्छा 18 भी नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांकों का एकमात्र बहुलक 18 से कम है, यानी जो मॉड आना चाहिए एकमात्र वो 18 से कम आना चाहिए, तो 18 से कम है, यानी ये 18 नहीं हो सकता। तो फिर क्या बचा 17 19, क्योंकि हमें 36 बनाना है टोटल, तो हम लोगों ने असाइन कर दिया 17। होने को और भी कुछ हो सकता है, पर क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे लास्ट में क्या पूछा है, अधिकतम संभव मान, कि सबसे बड़े का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो सबसे बड़ा आप लोग का f है यहाँ पर, उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 36 है, तो आप देने को यहाँ पे 2 और 34 भी दे सकते थे, पर जैसे ही आप इसे 34 देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट इधर बट जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि टोटल फिक्स है 90, तो जितना पार्ट इन बाकी पांचों को आप दे देंगे तो उतना f के लिए कम बचेगा। तो अगर f को अधिकतम करना है तो इनको न्यूनतम देना होगा, तो 36 न्यूनतम, दोनों को बराबर संख्या कर सकते थे, पर बराबर हम कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुलक दिक्कत कर रहा था, मॉड, इसलिए 17 19 किया। इससे क्या होगा कि e अब 19 से बड़ा आएगा, ई को हमारी मजबूरी है 19 से बड़ा रखना पड़ेगा। अगर हम 34 रखते हैं तो उसे 34 से बड़ा रखना पड़ता, तो ज्यादा से ज्यादा तो इन्हीं दो में बढ़ जाएगा ना। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि एफ को मैक्सिमाइज करना है तो इन्हें मिनिमाइज करना है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा। चलिए फिलहाल हमें पता है कि अगर हम एफ को मैक्सिमाइज करते हैं तो इनको मिनिमाइज करेंगे। 2 लोगों का तो हिसाब हो गया, इन दोनों का क्या करें सर, इन दोनों को अपन मिनिमम से मिनिमम देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें मॉड भी रखना है और 18 से कम रखना है, तो सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव होती है वो 1 हुआ, तो हम इन दोनों को 1 ही दे देते हैं।
2 भी दे सकते थे, 3 भी, लेकिन वही बात है कि इसके लिए कम बचता जाएगा। अभी इसको अगर अपन को बड़ा से बड़ा रखना है तो अगर अपन इनसे छोटा करेंगे तभी हो पाएगा। तो इसे हमने 1 1 दे दिया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया। और इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ 19 नहीं कर सकते, नहीं तो ये बहुलक डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर इसे क्या रखेंगे 20। अब इनका टोटल देखिए कितना हो गया, तो ये 19 और 1 20 20 40 और 18, 40 और 18 आपका हो गया 58। तो टोटल 58 इन पांचों का हम मिनिमम कर पाए, इससे कम नहीं कर पाएंगे। तो 90 में 58 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32, यानी जो छठवीं संख्या है सबसे बड़ी हम 32 कर पाएंगे, यानी यहां आंसर होगा डी 32। बात समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पे हमें खुद को कुछ इमेजिन करके चीजों को सॉल्व करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी मिल सकता है और ऐसे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये एक और आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इसके आगे भी मिलेगा। ये क्या कह रहा है कि समुच्चय एस के माध्य और मध्यिका में क्या अंतर है। ये वही चीज, अभी मीन और मीडियन का डिफरेंस निकालना है। तो पहले आप मीन निकालेंगे, फिर मीडियन और फिर उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे देखते हैं मीन क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे इनको दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 110, 110 और ये 20 हो जाएगा कितना 130, 130 और ये 10 हो जाएगा 140 और ये 9 हो जाएगा तो 149, 149। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ठीक है, इसमें माइनस करना है मीडियन। अब क्योंकि 8 एलिमेंट हैं तो हमें मीडियन भी कैसा मिलेगा, बीच के 2 टर्म मिलेंगे। तो 8 एलिमेंट में 2 ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 7 का एवरेज भी 7 ही मिलेगा, तो यहाँ पे अपने को 7 माइनस करना है। तो 149 में 149/8 में इसको माइनस करेंगे तो इसको सीधा ले जाके 156 कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो ये कितना बचेगा 149 में जब 56 घटेगा तो उसमें जो भी वैल्यू आएगी आपको 8 का भाग करना होगा। तो 149 तो पहले 49 चला गया, 7 बचा वो भी चला गया, तो कितना 93, 93 डिवाइड करिए 8 से। इसमें से जो आपका आंसर होगा वही हमारा आंसर है। अच्छा, ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज है, अच्छे से लगाइएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 11 तो जाएगा, 11 8 88 हो गया, 5 बच रहा है तो डेसिमल के बाद वो 50 बचेगा, तो 8 6 48, तो 11.6 में आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, ऑप्शन थोड़ी क्लोज हैं, अच्छे से लगाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं टीयर 2 लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक टीचर है, परीक्षा में अंकों के एक अजीब वितरण पर ध्यान दिया उन्होंने और पाया कि केवल 3 अलग अलग स्कोर 6, 8 और 20 ही थे। मतलब जितने भी स्टूडेंट थे उनके जो मार्क्स थे वो ये 3 तरह के ही थे, यानी कुछ स्टूडेंट के 6, कुछ स्टूडेंट के 8 और कुछ स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स आए हुए हैं। इसके अलावा चौथा कोई मार्क्स ही नहीं है किसी का। फिर कह रहे हैं कि वितरण का जो बहुलक है वो 8 था, बहुलक यानी मॉड, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने क्या नंबर पाए हैं 8 नंबर पाए। फिर कह रहा है सभी छात्रों की स्कोर का योग 504 था। ये भी हमें पता है कि जितना भी टोटल होगा सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को तो वो 504 मिलना चाहिए। फिर अगली इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि सबसे अधिक आबादी वाले वर्ग में छात्रों की संख्या सबसे कम अंक वाले छात्र और उच्चतम स्कोर वाले छात्रों की संख्या के दोगुने संख्या के योग के बराबर थी। ये डेटा अच्छे से पढ़िएगा। अगर यहाँ पे इंग्लिश में देखा जाए तो क्या होता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मोस्ट populated category was equal to the sum of the number of students with the lowest score and twice the number of students with the highest score। ठीक है, ये डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है। फिर हमें बताना क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास वाज, तो उस पूरी क्लास में टोटल कितने बच्चे थे ये आपको पता करना है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता करना है। यहाँ पे बहुत सा डेटा मिसिंग है। जैसे मान लीजिए 6 स्टूडेंट जो थे उन्होंने मतलब 6 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट हम लोगों ने मान लिए एक्स स्टूडेंट थे, 8 मार्क्स पाने वाले वाई स्टूडेंट थे और 20 मार्क्स पाने वाले जेड स्टूडेंट थे। ये हमने डेटा अपनी तरफ से एज्यूम किया। अब यहां पर एक चीज हमें क्या पता है कि इनका टोटल, तो टोटल कैसा होगा, जैसे मान लो 5 बच्चे 6 मार्क्स पाते हैं तो 6 पंचे 30 करते हैं, 6 5 30। तो ऐसे ही अपन इसका टोटल करेंगे तो क्या बनेगा 6x + 8y + 20z
इक्वल 504। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई है। अभी इसमें हम चाहें तो 2 कॉमन करके सिंपल कर सकते हैं। फिलहाल अभी अगली इंफॉर्मेशन देखें जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मोस्ट पॉपुलेटेड कैटेगरी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन थी, जो मॉड रही होगी। तो मॉड हमारा क्या था 8, तो 8 में कितने बच्चे हम लोगों ने अज्यूम किए हैं y। तो ये इनका कहना है कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड कैटेगरी है उसमें जो बच्चों की संख्या है वो क्या है, बराबर है। किस चीज के बराबर है, सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ लोएस्ट स्कोर, जो सबसे कम स्टूडेंटों ने स्कोर पाया है, सबसे कम स्कोर आपको दिख रहा है 6 है, ठीक है, और ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द हाईएस्ट स्कोर, और 20 सबसे हाईएस्ट है। तो यहां पे x हुआ, लेकिन ध्यान देना हाईएस्ट वाले का हमें डबल भी करना है, तो यहां पे x प्लस 2z। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। ये 2 इक्वेशन बन रही हैं, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आराम से इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसी तरह से टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे ये डिसाइड करना है कितना होगा। तो थोड़ा इसको थोड़ा देखते हैं क्या बनेगा। तो एक इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, 6x 8y और 20z इक्वल कितना बना था 504। और एक इक्वेशन क्या बनी थी हमारी कि x इक्वल था कि y था शायद, y इक्वल x प्लस 2z। यही y की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर देते हैं। पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3x प्लस, अब ये 4 बनेगा। अब इस y की जगह में ये पूरी वैल्यू रख रहा हूं, x प्लस 2z, ठीक है, प्लस 20z। अच्छा, 2 हमने कॉमन किया है तो इससे कैंसिल भी हुआ होगा, तो जब इससे कैंसिल हुआ होगा तो कितना बचेगा, ये 252। अब इनको थोड़ा सिंपल करिए, और तो 3x और 4x मिलके कितने हो जाएंगे 7x, ये 8z और ये 20 मिलके कितना हो जाएगा आपका 28z 252। इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, इनको उधर भेज देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 7x। एक सेकेंड, हमने जब 2 कॉमन किया तो इसमें से भी 2 कॉमन होगा, ये 10 बचेगा, ठीक है, इसको 18 कर लेते हैं। चलिए 18z को उधर करेंगे तो 252 माइनस 18z। अब यहां से थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है कि सर जो ये x होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। हमें बताया गया है कि x y z क्या है, हमने जो एज्यूम किया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो कंफर्म है कि वो इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, इवन आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर अगर वो प्राकृतिक संख्या होंगी तो 100% x भी हमारा प्राकृतिक आना चाहिए। तो यानी ये जो टोटल आएगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी, नहीं तो कोई डेसिमल या फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 252 जो है 7 से डिविजिबल है ना, 7 3 जा 7 6 जा, 18 नहीं है क्योंकि 18 में 7 है ही नहीं, तो फिर हमें z को 7 देना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो z को या तो 7 या 7 का मल्टीपल देना पड़ेगा। तो 7 देते हैं तो क्या मिलता है, अगर हम z को 7 देते हैं, z इक्वल 7 करते हैं तो क्या बन जाएगा 18 7 जा, ठीक है, 18 7 जा जो आएगा 252 से उसे हम माइनस करेंगे, जो वैल्यू बनेगी 7 से डिवाइड कर देंगे। अपन डायरेक्ट ही डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे डिवाइड करने से क्या बना था 7 3 जा 7 6 जा, ठीक है, माइनस उसका 7 कट जाएगा तो ये 18 बचेगा, 36 में 18 घटाएंगे तो अपना 18 वैल्यू बचेगी, किसकी वैल्यू x की, यानी x कितना आ गया 18। और हमें एक रिलेशन पता है ये, तो इससे अपन y भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो y कितना आएगा सर x प्लस 2z, तो ये 18 प्लस 2z 7 2 जा 14, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना बनेगा 32। अब इन तीनों को ऐड करिए तो टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 57, तो 57 हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन एक चीज और चेक करिए कि क्या सर 7 ही रख सकते हैं, 7 से आगे नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं 14 रख के देखिए, अच्छा से रखिएगा जो भी 7 का मल्टीपल रखिएगा, लेकिन जैसे ही आप 14 रखेंगे तो 18 का 14 टाइम्स जैसे ही आप करेंगे तो वो भी 252 हो जाएगा, और 252 माइनस 252 0 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा 0, जो संभव नहीं है। यानी कुछ स्टूडेंटों ने तो मार्क्स पाए हैं ना 6, तो कम से कम 1 तो आना चाहिए था, तो ये 0 हो जाएगा, और उसके आगे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू पॉसिबल है ये, यानी टोटल कितना बनेगा 57।
थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या देंगे हम लोगों का 57 आंसर आया था, 57। बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन आप इनका फाइंड आउट करिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि डेटा देकर के पूछा है तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालेंगे तो 12, 8, 20 और 20 और ये 15, 13 कितना हो जाएगा आपका 28 और 22 जुड़ करके कितना हो जाएगा 50, 50 और 20 कितना हो गया 70। नंबर ऑफ डेटास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। मीन आ गया 14। सर मीन निकालने के बाद क्या करना है, डिफरेंस देखना है हर एक एलिमेंट से। तो 8 और 14 का डिफरेंस 6 आ रहा है पर हमें उसे स्क्वायर में रखना है, 36 हो गया। 12 और 14 का डिफरेंस 2 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 4। 13 और 14 का डिफरेंस 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। 15 और 14 का भी डिफरेंस 1 है, उसका भी स्क्वायर 1 होगा। 22 और 14 का डिफरेंस कितना है 8 का, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब इनको टोटल करिए 36, 64, 100 हो गए, 4, 2, 6 हो गए तो 106। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 से हम इसे डिवाइड भी करेंगे। ये अभी वेरिएंस आया है और इसी वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कितनी वैल्यू दे रहा है आपकी, तो ये 21.2 दे रहा है, 21.2। अब देखो ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज है पर आप लोग को अगर स्क्वायर निकालना आता है तो काफ़ी हद तक आप इसे टैकल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 21 है तो 4 और 5 के तो बीच में आएगा। अब 4 और 5 के बीच में 2 ऑप्शन है, इन दोनों में कौन सा आएगा। अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ये 46 होगा। तो 46 का स्क्वायर लगभग कितना होता है, तो 4 कम है 50 से तो 16, 21, 16 बनता है। और अगर ये 42 में इसको मानता हूं तो ये काफ़ी कम हो जाएगा और 21, 16 के काफ़ी क्लोज है ये। अगर मैं एक जीरो यहाँ लगा दूं तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4.6। थोड़ा सा आप लोग को अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे काम करिए, काफ़ी आसान है ये, ठीक है। हाँ मेहनत करने की देखिए जरूरत तो पड़ेगी, बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे दिया है तो प्रसरण यानी वेरिएंस आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं होता उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आपने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो वेरिएंस क्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस हो गया 25। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाया करता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जो है आपके मीन मीडियन मॉड ही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन कभी आएगा तो आप कहिएगा कि सर इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैंडर्ड इन 4 ऑप्शनों में कौन है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कौन होते हैं, मीन मीडियन मॉड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल टेंडेंसी वाले मेजर कौन कौन है, मीन मीडियन मॉड इस ऑप्शन में। चलिए रेंज बताना है, आखिरी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। सर रेंज बताना है तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन मिल रही है आपको, देखिए तो 0.6 है ना, 0.6 है सबसे छोटी, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन मिल रही है, उसी के बगल में है शायद 3.1। बाकी आप चेक कर लीजिए कोई और तो नहीं है, सर नहीं है। तो यहाँ पे रेंज क्या बन गया 3.1 माइनस 0.6, 31 में 6 घटेगा 25 यानी 2.5। तो ये हुआ आपका एक रेंज का भी क्वेश्चन। तो रेंज बहुत आसान होता है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं रखे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 2, 3, 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी थे। तो प्लीज़ मेहनत करिए। और बाकी स्टैटिक्स अगर मान लीजिए कभी आपको लगता है कि भूल रहा है तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए स्टैटिक्स बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पे देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, कंप्लीट बेसिक से लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।